भाई फूड उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। फूड का सबसे पहला सोर्स क्या है? क्रॉप। क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमको तीन काम करने पड़ते हैं। पहला वैरायटी इंप्रूवमेंट, वो कैसे करते हैं? अच्छे सीड बना के। उसकी टेक्निक क्या है? हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, जीएमएस। सेकेंड, प्रोडक्शन में इंप्रूव करना है, वो कैसे करोगे? न्यूट्रिएंट पे ध्यान देना है, इरिगेशन पे ध्यान देना है। नहीं नहीं, वो तो उसमें आता है। न्यूट्रिएंट पे ध्यान देना है और इरिगेशन पे ध्यान देना है, और तीसरा क्रॉप पैटर्न। तीन तरीकों से, है ना। और न्यूट्रिएंट में मैक्रो माइक्रो सप्लाई कहाँ से आएगी? मैन्योर फर्टिलाइजर, उनके बेनिफिट, उनमें डिफरेंस समझ लिया। इरिगेशन के अलग अलग मेथड पढ़ लिए। अब तीसरा तरीका पढ़ेंगे क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने का। ठीक है, और वो है क्रॉप किस पैटर्न में उगाई जाए। क्रॉप पैटर्न। देखो, इंसान अगर जो भी किसान है, अगर वो ये तीन तरीके अपने खेती में अपनाए, तो उसको उतने ही जमीन से ज्यादा फायदा होगा। पहला तरीका है क्रॉप पैटर्न का, मिक्स क्रॉपिंग। ठीक है। फर्स्ट तरीका क्या है बेटा इसमें? मिक्स क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है? देखो, मिक्स क्रॉपिंग में दो फसलें एक ही जमीन पे उगाई जाती है। बेसिकली उनमें हाइट का डिफरेंस होता है, या फिर वो चीजें जो आप साथ में कंज्यूम कर सकते हो साथ में। तो कैसे उगाते हैं? गेहूं और सरसों। तो गेहूं की हाइट छोटी होती है, सरसों बड़ा होता है, तो जब कटिंग करने जाओगे तो सरसों तो ऊपर से काट दोगे, सरसों आ गया, और गेहूं काट दोगे नीचे से, ताकि मिक्स दोनों का मिक्सिंग ना हो जाए। है ना, दोनों के बीजों को मिक्स करते हैं, यू मिक्स किया फिर उगाया। पर ध्यान रखना, इनमें हाइट ऐसे नहीं कि दोनों की हाइट सेम हो कि एक को काट रहे हैं दूसरा भी कट रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मिक्स क्रॉपिंग में दो फसलों को एक साथ में मिक्स करके उगा देते हैं खेती में। एग्जाम्पल क्या है? वीट, ग्राम, मतलब वीट, गेहूं हो गया, ग्राम मतलब चने, वो बिल्कुल छोटे पौधे होते हैं। राइट है। वीट, मस्टर्ड, गेहूं सरसों बता दिया मैंने आपको। ग्राउंड नट्स, मूंगफली, छोटा पौधा होता है ना। और सनफ्लावर मतलब बड़े बड़े पौधे होते हैं। तो हाइट डिफरेंस होना चाहिए, ताकि जब फसल पक के तैयार हो जाए, तो जो हाइट बड़ी है वो कट कर लिया, वो अलग सेपरेट कर लिया, जो हाइट छोटी है वो कट किया, वो अलग सेपरेट कर लिया। तो एक ही खेत में दोनों। तो ये करना क्यों है? तो करना ये है, मान लो कि आपने सिर्फ गेहूं ही उगाया है पूरे खेत में। अब देखो, गेहूं को कोई सभी तो न्यूट्रिएंट चाहिए नहीं। मान लो कि गेहूं को सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ज्यादा चाहिए। ठीक है। और आप बार बार उस पर गेहूं ही उगा रहे हो, तो क्या होगा? उस खेत में सभी न्यूट्रिएंट है, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, पोटेश। पर बार बार गेहूं, तो गेहूं सिर्फ क्या ले रहा है उससे? नाइट्रोजन और वो सब ले रहा है। बाकी सारे तो कोई काम ही नहीं आ रहा आपके न्यूट्रिएंट मिट्टी के। आपने जो इतना मैन्योर डाला, इतना फर्टिलाइजर डाला, वो बाकी न्यूट्रिएंट किस काम के आपके? तो आप क्या चाहोगे? देखो, आप सपोज, भाई एक परिवार के अंदर तीन लोग चार लोग हैं कमाने वाले, कमा एक ही रहे, तीन लोग ऐसे ही बैठे हैं, क्या मतलब? तो क्या परिवार का प्रोग्रेस होगा? नहीं ना। तो क्या होना चाहिए? सभी लोग मिलकर कमाएं। तो अगर सारे न्यूट्रिएंट को यूज करना है, तो आपको अलग अलग क्रॉप यूज करनी पड़ेगी। राइट है। तो अगर आप दो क्रॉप यूज करते हो ना, तो फायदा क्या होता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं मिट्टी से। दूसरा, जब हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, इसमें एक खास बात का ध्यान रखा जाता है, कि वीट के साथ में चना उगाया है। चना मिट्टी में नाइट्रोजन सप्लाई करता है। ठीक है। और वीट को नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो जो वीट को चाहिए वो चने के पास है ना। तो ऐसा, तो ज्यादा को ऐसी क्रॉप क्रॉप जो एक दूसरे को हेल्प करे बढ़ने में। जैसे कि शार्क जो मछली होती है, अगर आप उसको देखो तो उसके हमेशा पास में ना छोटी मछलियां रहती है। नाउ दैट रिलेशन नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशन। शार्क की बॉडी पे जो कुछ भी है ना, कुछ भी डेड स्किन होती है ना, वो मछलियां खा लेती है। बदले में शार्क उनको क्या करती है? प्रोटेक्शन। शार्क को प्रोटेक्ट करता नहीं है। मतलब नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशन, भाई तेरा काम भी हो गया, मेरा काम भी हो गया। है ना ऐसा। तो मिक्स क्रॉपिंग में ये होता है। इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है, मिक्स करो उगा दो, बस हाइट का डिफरेंस देखना पड़ेगा आपको। है ना। सेकंड होता है इंटर क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है? तो देखो, मिक्स, मान लो कि आपने सिर्फ गेहूं उगाया है, ठीक है। तो मान लो कि 30 बैग होता है, तो अगर आप मिक्स क्रॉपिंग करोगे तो ज्यादा होगा। और प्लस क्या होगा? जो आपने चना उगाया है वो भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। अरे भाई हाँ के ना। और उसका इसका एक और फायदा है, मान लो कि आपने दो क्रॉप उगाई, मस्टर्ड और वीट। इस साल वीट की फसल पे एक बीमारी लग गई, तो आपका मस्टर्ड तो है। मान लो कि वीट की फसल के इस बार भाव गिर गए मार्केट में, तो मस्टर्ड तो दूसरा ऑप्शन तो है हाँ के ना। मोस्टली क्या होता है, किसान क्या करते हैं, ज्यादातर एरिया पे वो क्रॉप उगाते हैं जिसका भाव
हाई, अभी हाई होता है, पर भाव तो बड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी इसका भाव बढ़ता है, किसी भाव घटता है। तो अगर उसने वो क्रॉप उगाई इसका भाव एकदम से घट जाए तो फिर क्या करेगा वो? सही है ना? तो ये फायदा भी है मिस क्रॉपिंग का, कि आपने दो क्रॉप उगाई है, दो तीन क्रॉप उगाई है, एक ही खेत पे या दो तीन खेत पे, राइट है। उससे क्या होगा, अगर एक का भाव कम हुआ है तो एक का अच्छा था, आपको वहां का, यहाँ का नुकसान वहां प्रॉफिट में आपका बैलेंस हो जाएगा। तो ये भी फायदा होता है मिस क्रॉपिंग का। ठीक है। इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है। अब होता है इंटर क्रॉपिंग, इसमें एक पैटर्न होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है पता है, कि एक ही खेत में दो फसलें उगाओगे, एक पैटर्न में, एक लाइन मान लो कि गेहूं है तो एक लाइन चना है, समझ गए? एक लाइन गेहूं, एक लाइन चना, ऐसे फिक्स पैटर्न में। तो बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग, क्या बोलते हैं? तो इसमें क्या होता है, टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सेम फील्ड इन अ फिक्स पैटर्न, है ना? फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप, फ्यू रोज ऑफ अनदर क्रॉप। इसके एग्जांपल क्या है, सोयाबीन, मेज, फिर बाजरा, और एक दो चीज और है जैसे कि मस्टर्ड हो गया, ये सब, है ना? तो इसमें एक फिक्स पैटर्न होता है इंटरक्रॉपिंग में सब। ठीक है। अगर इसका मेन पर्पस क्या है, वही कि खेत, एक ही खेत में से जो सभी न्यूट्रिएंट है वो सारे यूज हो। दूसरा, एक फसल अगर खराब हो जाए तो दूसरी काम आ जाए। बात समझ में आ गई? ये है इंटरक्रॉपिंग का कंसेप्ट। फिर आता है और देखो बेटा, एक बात और है, थर्ड पॉइंट आता है अपना क्रॉप रोटेशन। ज्यादातर ये लोग यूज करते हैं, ये ज्यादातर यूज, इंटरक्रॉपिंग है ना, ये हम ज्यादा करते हैं, क्या करते हैं, अ, मान लो कि हमने कोई भैंस का चारा उगाया है, तो साइड में बहुत सी स्पेस होती है पानी जाने के लिए, उसकी बाउंड्री पे हम सब्जियां उगा देते हैं। आप समझे? तो भाई भैंस का चारा भी हो गया, और जो हम घर पे देखो, आप घर का जो खर्चा है सब्जी का, वो भी महीने का ऑलमोस्ट इट विल बी अराउंड 3 to 4 thousand, वो तो बच गया। अरे भाई हाँ के ना, तो सब्जी खरीदनी नहीं पड़ती ऐसा। तो ज्यादातर हम ऐसा करते हैं, बाकी लोग, जैसे पंजाब में ये बहुत होता है इंटरक्रॉपिंग, बड़े अमाउंट होता है। हमारे जो एरिया गांव में है ना, वहां पे ज्यादातर ये बड़े, हमारा हमारा तो ज्यादातर ये होता है क्रॉप रोटेशन। हम एक ही खेत पे एक ही फसल बार बार नहीं उगाते, हर बार ये फिक्स पैटर्न होता है हमारे, जो हम, अगर हमारे जो फार्म है उस पे सात आठ ऐसे टुकड़े हैं खेतों के, तो उन्हें फिक्स पैटर्न किया हुआ है कि बेस पे ये उगेगा, ये उगेगा, और अगले सीजन में वापस रिवर्स करेंगे। हर बार कुछ ना कुछ अलग उगाएंगे उस पर। इससे फायदा क्या होता है, देखो, जित अलग अलग फसलों को अलग अलग न्यूट्रिएंट चाहिए मिट्टी में से, राइट है ना? तो सारे न्यूट्रिएंट मिट्टी में से यूज हो जाए, इसीलिए हर बार अलग अलग फसल उगाते हैं। भाई ऐसा जो शादी में तीन चार सब्जी है, और सब सब एक ही सब्जी खा रहे हैं, तो क्या होगा, वो फिर कम पड़ जाएगी, है क्या नहीं है? बाकी सब वेस्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। तो सेम भी ऐसा होता है न्यूट्रिएंट के साथ में। ठीक है ना? ताकि हमने जो पूरा उस पर मैन्योर डाला है वो सारा उसका प्रॉपर यूज, क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, इन क्रॉप रोटेशन पॉलिसी डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन one after one after the another on the same field. ठीक है? If same crop is grown again and again, the same nutrient are used again and again. So we should choose different crops so that all nutrient are used. ठीक है? और क्या फायदा है बेटा ये सब क्रॉप पैटर्न अपनाने के? सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। दूसरा, इट कंट्रोल पेस्ट एंड वीड्स। पेस्ट वीड क्या होता है, जीवड़े। ठीक है? इसमें क्या होता है, देखो मैं बोल रहा था, अलग अलग, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर आप अपने खेत में गेहूं उगाते हो, तो उसके अंदर है ना, बाकी जो होते हैं वीड, वीड मतलब ऐसे पौधे जो, देखो हर पौधा जो होता है वो मिट्टी में से न्यूट्रिएंट लेता है, राइट है? आप क्या चाहते हो कि आपके खेत में न्यूट्रिएंट है वो किसको मिले, आपने जो फसल उगाई उसको मिले, हाँ के ना? अब कोई दूसरा पौधा उगा है जो कोई क्रॉप भी नहीं है, वो कोई जंगली पौधा है, तो वो तो आपके खेत के जो है न्यूट्रिएंट वो चुरा रहा है। उस तरह के अनवांटेड हम लोग बोलते हैं वीड। जैसे कि अगर आप गेहूं उगाओगे तो उसके अंदर वीड कम हो, ठीक है? तो गेहूं वीड को उगने देगा तो उसका क्या करेगा? वो सारे बीजों को मार देगा। तो अब दूसरा, अगर अगर अपन जीरा उगाते हैं, जीरे के अंदर इतना वीड होता है पूछो मत, सबसे मुश्किल खेती जीरे की होती है। तो अगर आप क्या, अगर आप बार बार जीरा उगा तो क्या होगा, तो वीड को मौका मिल रहा है उगने का हर बार। ठीक है? तो अगर आप इस बार जीरा उगाया, अगली बार गेहूं उगा दो, फिर आप मस्टर्ड उगा दो, फिर आप कैस्टर मतलब अरंडी बोलते हैं वो उगा दो, उससे क्या होता है, ये सब फसलें ना, मस्टर्ड, वीट, ये सब वीड्स को रोक, बढ़ने से रोक देते हैं, खत्म कर लेते हैं उसको।
तो ऑटोमेटिक कुछ साल बाद क्या होता है, उस खेत में जो वीड के सीड होते हैं वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो वीड का अमाउंट ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ये बात समझ में आ गई, तो ये फायदा है उसका। ठीक है। फिर अलग अलग क्रॉप के जो पत्ते गिरते हैं मिट्टी में, पत्तों में पत्ते ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, राइट है। तो वो ऑटोमेटिक सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन कर लेते हैं, है कि नहीं है। ऐसा भी होता है, ठीक है। और सॉइल भी अच्छे से तैयार होता है, ये सब क्रॉपिंग पैटर्न के फायदे हैं। तो हमने ये तीन तरीके पढ़े किसके, क्रॉप के प्रोडक्शन बढ़ाने के। तो देखो बेटा, क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव हो गई, क्रॉप का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, फसल भी बढ़िया हो गई, फसल कट गई, काट दिया, हार्वेस्ट हो गया, अब उसको उठा के लेके आ रहे हो। अब दो ऑप्शन है किसान के पास में या गवर्नमेंट के पास में, या तो जैसी फसल आई तो तुरंत बेच दो मार्केट में और लोग खरीद ले, या फिर अगर मान लो कि मार्केट में अच्छा भाव नहीं है तो फिर वेट करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो अब स्टोरेज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। तो थर्ड पार्ट आता है इसमें क्रॉप प्रोटेक्शन, ठीक है। और क्रॉप प्रोटेक्शन किसके खिलाफ करना है, ठीक है, क्या क्या उसमें दो चीजों पे ध्यान देना है। थर्ड जो है इसमें क्रॉप प्रोटेक्शन में, ठीक है, इसमें फर्स्ट बात पे ध्यान रखना वो है पेस्ट कंट्रोल, मतलब जीवड़ों को कंट्रोल करना है। दूसरा है स्टोरेज पे ध्यान देना है। इन दोनों पे ध्यान देना है हमें। उसकी भाई, यू हैव टू कंट्रोल दोज अनवांटेड प्लांट्स और जो भी बैक्टीरिया वायरस है। उसके लिए क्या होता है, अलग अलग केमिकल्स यूज करते हैं किसान लोग, हम भी करते हैं यूज, ठीक है ना। तो सबसे पहले पेस्ट कंट्रोल, देखो आपको बड़ा, यू हैव टू प्रोटेक्ट। मैं बताता हूँ आपको, मैंने कल वो मिनी बग का एग्जांपल दिया पपैया में, राइट है। अगर वो मिनी बग, अगर हमने पपैया के बीच में डिस्टेंस ज्यादा नहीं रखा होता तो वो मिनी बग फैलता है थ्रू एयर, और अगर उसके नजदीक में कोई है ना तो तुरंत उसमें चिपक जाएगा वो। तो किस्मत अच्छी थी कि हमारे जो पेड़ पौधे थे पपैया के, थोड़ा दूर थे, तो एक से दूसरे पे जा नहीं पाया। वो जैसे थोड़ा गया, थोड़ा भारी होता, वो गिर जाता मिट्टी में वापस से, तो पहुंच नहीं पाया। वरना तो एक बार अगर फैल गया ना, खत्म थे सारे पौधे, फेंक ही दो आप उठा के। या फिर दवाइयां छिड़को, पर दवाइयां से फिर कोई खास फर्क पड़ता नहीं, एक बार वो पौधे पौधे पे लग गया तो लग गया फिर। तो जैसे ही आपको कोई साइन दिखता है कि आपने फसल उगाई है, ठीक है, दिखे कि भाई यहाँ कुछ इसके पत्ते आजकल सिर्फ ऐसे इंस्ट्रूमेंट आए कि हम खेत के बीच में वो लगाते हैं, ठीक है। वो 2 दिन पहले ही बोल देगा ये वायरस हवा के थ्रू आने वाला है, अभी मिट्टी में इतना पानी, इतना ही नमी है, अब पानी चाहिए इसको, ये दवाई डालो। इट इज ऑल कंट्रोल थ्रू, वो मशीन होता है जुड़ा हुआ एप्लीकेशन से, आपके एप्लीकेशन सबको आएगा नोटिफिकेशन, और वो जुड़ा होता है वाया इंटरनेट, सैटेलाइट से सारी इंफॉर्मेशन आती है, सब कुछ बताता है ना। ये दवाई डालनी चाहिए, ये दवाई यूज करो, ये दवाई यूज करो। ये सारी पेस्ट कंट्रोल के लिए होती है, इन्हें बोलते हैं इंसेक्टिसाइड, उसमें सुना होगा पेस्टिसाइड। इंसेक्ट, ये सब दवाइयां हैं, जहर होता है, पर डालना पड़ता है, वरना कुछ कंट्रोल में नहीं आता है। फिर एक बार अगर लग गया तो खत्म, फिर पूरी फसल खत्म, ऐसा। तो पेस्ट कंट्रोल में हमको किन किन चीजों से बचाना है पौधे को, तो एक है वीड। वीड अपने ने समझ लिया, अनवांटेड प्लांट, ठीक है, वो वाले प्लांट जो हमको चाहिए ही नहीं, वो हमारे प्लांट के हिस्से का न्यूट्रिएंट उठा रहे हैं, ठीक है। फिर एक है इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट को हार्म करते हैं। कैसे करते हैं हार्म, देखो मैं 2 3 पॉइंट बताता हूँ। इंसेक्ट जो होते हैं, अगर आपने कभी देखा होगा, जो लार्वा होते हैं या जो कैटरपिलर होते हैं क्या करते हैं, प्लांट की लीव्स खाते हैं। प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, फॉर फोटोसिंथेसिस। जब तक वो नहीं होगा तब तक क्या होगा, कोई ग्रेन, दाने नहीं होंगे, ग्रेन नहीं होंगे, राइट है। तो जो इंसेक्ट होते हैं ना, वो प्लांट की रूट, स्टेम या लीव्स को खा जाएंगे बेटा। अब बेटा बिना रूट के वो पानी ले नहीं पाएगा, बिना स्टेम को पानी को ऊपर भेज नहीं पाएगा, और बिना लीफ के वो क्या नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस। सोचो एक ऐसा पेड़ जिसकी पत्तियां ही नहीं है, तो किस काम का पेड़? क्या करेगा वो, है ना। कोई वो अपना खुद का फूड नहीं बना पाएगा, खत्म हो जाएगा एक दिन, ऐसा। ये दिक्कत है किसकी है, इंसेक्ट, ठीक है। फिर क्या होता है, ये ना सेल सेप, व्हाट इज सेल सेप, आप पता हमने पढ़ा था सेल चैप्टर में कि वैक्यूल्स के अंदर वो स्टोरेज करता है। प्लांट वैक्यूल के अंदर अपना फूड वूड, प्रोटीन वगैरह सब कुछ न्यूट्रिएंट स्टोर करता है, उसे बोलते हैं सेल सेप। वो क्यों उसने स्टोर किया है, ताकि उसके बाद में काम आए, इंसेक्ट वही खा जाए उसको। मतलब आपकी रसोई के अंदर में जितना भी सामान है, मैं आपने भरा मैंने चुरा लिया, आपने भरा मैंने चुरा, आपके घर में खाना बनेगा ही नहीं हर दिन, वो वाली बात हो गई।
समझ गए? तो ये दिक्कत है इंसेक्ट की। और तीसरा जो तीसरा जो होते हैं पेस्ट, वो होते हैं पैथोजेंस। इसमें आते हैं बैक्टीरिया और वायरस। जिस तरीके से हम हमको बीमारियां ये तो बड़े जीवड़े हैं, है ना? हवा जो उड़ते हैं ना, ये पंखों वाले जो जीव होते हैं, वो इंसेक्ट होता है पैथो। इसमें आते हैं वायरस और बैक्टीरिया। ठीक है? जिस तरीके से हमको बीमारियां होती है, जैसे कोविड क्या है, एक वायरस है, राइट है? ऐसे बैक्टीरिया होता है। ठीक है? बैक्टीरिया भी वो बॉडी में घूमते रहते हैं, उससे हमको एलर्जी होती है, बहुत सारी बीमारियां होती है, राइट है? तो वैसे ही प्लांट्स को भी बहुत सारी वायरस और बहुत सारे जो बैक्टीरिया, उनसे बीमारियां होती है। तो उसे कैसे मालूम पड़ता है? किसान देखते हैं कि भैया पत्तियां मुरझा रही हैं, पीली पड़ रही हैं, ठीक है? तो वो क्या करेगा, वो जाके बोलेगा, जो भी जानकार होता है इसका, वो बोलेगा ठीक है, ये पीले हो गए, ये दवाई लेके जाओ, इतना लेना, इतना छिड़कना, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है? तो अब इसके लिए वो क्या क्या चीज करता है, सजेस्ट क्या करता है? दे सजेस्ट अस पेस्टिसाइड, ठीक है? इंसेक्टिसाइड, ये सब दवाइयां हैं। वीडिसाइड्स, ये सब कुछ नहीं है, दवाइयां होती है। ठीक है? और इनको एक प्रॉपर अमाउंट में पानी में मिक्स करके, या तो पौधे पे स्प्रे किया जाता है। जैसे हमारे जो उस पर जो मिली बग लगा, तो हमको उसने एक डब्बी दी इतनी सी, है ना? हमने उसको टैंक में मिक्स किया, पूरे पौधों को से स्नान करवा दिया उससे। ठीक है ना? तो उससे जिन पे फैला नहीं था, ठीक है ना, वो भी बच गया, और जिसको फैला था उस पर थोड़ा कंट्रोल में आया हल्का सा, तो पूरा कंट्रोल में फिर भी नहीं है। ठीक है ना? तो ये सब दवाइयां होती है इनसे बचने के लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए। चलो, हमने पेस्ट से तो कंट्रोल कर लिया, हमने वीड। मैं आपको बताता हूँ, वीड की दवाई ऐसी आती है ना, कि ये मान लो कि इसे इसे हिंदी में बोलते हैं खरपतवार, मीन्स, है ना, ऐसे मारवाड़ी में बोलते हैं हम। अगर एक बार उग गया, दवाई आती है इसकी, आप दवाई छिड़क दो। आपने आज छिड़का है, कल सुबह तक खत्म, पूरा खेत, सारे वीड खत्म हो जाए। पर वो दवाइयाँ बहुत डेंजरस होती है फॉर द सॉइल। आप समझे? बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग दवा। सोचो आप, एक ही रात में अगर हमने छिड़का है, तो सारे वीड खत्म, वापस उगेंगे ही नहीं। इस हद तक उनको डैमेज हो जाता है। दवाइयाँ बहुत पावरफुल आती है, ठीक है ना? सबके सोर्स से पर एट द एंड सॉइल को भी भुगतना पड़ता है। पर कभी कभी मजबूरी हो जाती है, इसलिए मैंने कहा ना, आजकल हमको दवाइयाँ और मैन्योर दोनों को यूज करना पड़ेगा। सिर्फ काम चलेगा नहीं मैन्योर से, क्योंकि एक बार खेत में बीमारी लग गई, फिर आप देखो, ठीक है, आप बहुत एक्सरसाइज करो, फिर भी हम बीमार तो पड़ ही जाता है कभी कभार। तो दवाई तो लेनी ही पड़ेगी, कभी ना कभी लेनी ही पड़ती है। तो ये दोनों अब इस समय की जरूरत होगी। ठीक है? ऐसा होता है। अब थर्ड चीज आती है, मतलब प्रोटेक्शन में, एक तो इनसे हो गया प्रोटेक्शन। अब आता है स्टोरेज के समय प्रोटेक्शन। जब स्टोर करोगे, ठीक है, तब किन किन बातों का ध्यान रखना है, और क्या कैसे कैसे स्टोर करना है, वो बताएंगे। ठीक है? अब देखो, तो वो एक क्विक उसका मैं रीड करता हूँ, वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? बेटा, ये जो हम पढ़े डेफिनेशन, इसमें से आपको मोस्टली सब फुल टॉपिक नहीं आएगा एग्जाम में, सिर्फ डेफिनेशन आती है। जैसे कि व्हाट आर बायोटिक, एनाबायोटिक प्रॉब्लम, व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट। समझे ना? एग्जाम अब कैसे आएगा, ठीक है? अब देखो, अब आते हैं स्टोरेज। स्टोरेज करते समय दो दिक्कतें होती है, एक होती है बायोटिक प्रॉब्लम, और एक है अबायोटिक प्रॉब्लम। अब बायोटिक प्रॉब्लम क्या है? देखो, ऐसा होता है कि जब आप अपना जो, पता आपने देखा होगा, बहुत दिन जब हम, पता है, आटा रखते हैं अंदर, तो है वो आटे में वो कीड़े पड़ जाते हैं। तो क्या बोलते हैं अपन? और पता है, एक वो अपने वो भी आती है, ये सूजी आती है, उसमें वो जीवड़े पड़ जाते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? जो भी होता है ना। तो अगर आप सही तरीके से ग्रेन को स्टोर नहीं करोगे, तो बैक्टीरिया है, इंसेक्ट है, ये सब क्या करते हैं, और फिर बर्ड्स, आपने खुले में रख दिया दाएं, तो फिर वो बर्ड्स ही सब कुछ खा खा जाएंगे, फिर क्या होगा? सही है? तो पहली प्रॉब्लम है बायोटिक प्रॉब्लम। ठीक है? इट इज लिंक टू इंसेक्ट, बर्ड, माइट्स, मतलब ये सब जीवड़े जो पड़ते हैं अंदर ना, फंगस, बैक्टीरिया, पूरा उसको सड़ा देगा। दूसरी प्रॉब्लम है अबायोटिक प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है? देखो, एक तो है टेम्परेचर। मान लो कि आपने सही से ध्यान नहीं दिया, और भयंकर गर्मी पड़ गई, और ऐसे खुले में ही पड़ा सब कुछ, तो भी वो जो जिसको दाना है, वो खराब हो जाएगा। फिर मॉइस्चर, आपने उसको ऐसी जगह रखा जहाँ पे बहुत पानी भरा हुआ था, तो पानी से वो सारे दाने सड़ जाएंगे। ये सारी अबायोटिक प्रॉब्लम्स। ठीक है? तो क्या करना चाहिए फिर हमें?
तो सीधी सी बात है, आपको सही तरीके से उसको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे करो? तो अच्छा, इससे होता क्या है, जब ये दोनों अटैक करते हैं तो होता क्या है? देखो ऐसा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सब देखा वैसे बता रहा हूँ। एक समय हमने कैस्टर उगाए थे। कैस्टर मतलब अरंडी, अगर आपने नाम सुना हो तो। ठीक है, नॉर्मली अगर आप उसका जो एक बोरा होता है ना, उसका वेट 80 से 90 तक जाता है, केजी तक। हाँ, डीविल में आता है नॉर्मली फ्रेश अगर है तो। अब जिस समय हमने उगाया ना, तो हमारे क्या है, बहुत अच्छे लॉट में हो गया। तो और उसमें इतना उसका भाव नहीं थी, तो उसको हमने रखा। अब हुआ ये कि यार, हमने स्टोर करके रखा, तो भाव कम हुए, उसमें कुछ और भी चल रहा था। तो 2 साल भाव बढ़े ही नहीं, हमने 2 साल तो स्टोर किया। फिर 2-3 साल बाद अचानक से भाव बहुत भयंकर बढ़ गए, तो हमने उसको निकाल दिया। अब उससे हमने ये देखा कि हमारा जो एक एक बैग था, जिसका वेट नॉर्मली 890 होता है, वो 75 केजी पे जा रहा है। एट है ना, 75, 78, 80 केजी, उससे ऊपर गया ही नहीं। नॉर्मली वो 80-90 कभी तो 100 क्रॉस कर लेता है, डिपेंड अपॉन द साइज और वेट। इतने सालों क्या हुआ, इतने सालों देखो हमने पूरा ध्यान रखा, छाया में स्टोर किया, बट फिर भी कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाता है। आप देखो वेट में साफ साफ लॉस दिखता है आपको। वेट, फिर क्वालिटी खराब हो जाती है उसकी, कलर में फर्क आ जाता है उसके। जो व्यापारी खरीदता है वो सीधा आप क्या करेगा, वो एक सुइयां आता है, ऐसे डालता है बोरे के अंदर, निकालता है 2-3 वीक बाद, ये हाथ में लेता है, देखता है कि अच्छा, उसको मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये फ्रेश है कि नहीं है माल, कि एकदम। आखिर में वो केस्ट में से ऑयल निकालना पड़ेगा ना उसको, तो ऑयल, वो दाने को देख के मालूम पड़ेगा, हाँ ये कितना हेल्दी दाना है, ऐसा होता है। तो फिर अगर मान लो कि करंट रेट चल रही है 8,000 पर क्विंटल, बोलेगा नहीं नहीं, साथ में ही लूंगा मैं, तो भाई मजा ही नहीं है मालूम है, ऐसा। तो ये सब लॉस होता है। तो देखो क्या क्या लॉस होता है इसकी वजह से, अगर आपने सही स्टोर नहीं किया तो: क्वालिटी डिग्रेडेशन, लॉस इन वेट, चेंज इन कलर, प्लस पुअर जर्मेबिलिटी। मतलब क्या होता है, देखो आखिर में वो बीज से एक पौधा उगेगा। अब मान लो कि कंपनी बोले ठीक है, आपके बीज हमको चाहिए, क्या करेगी वो, बीज अपने लेगी, उसको थोड़ा बहुत एड मिक्स करेगी, और उसके अलग अलग पैकेट बना के बेचेगी। नेक्स्ट डे बेचेगी किसानों को, चलो ये बीज उगाओ, राइट है। अब आपने इतने सारे स्टोर किए गए, तो उसकी जो वापस उगने की क्षमता है वो भी खत्म हो गई, खत्म हो रही है। अब वो उस बीज में तो आ नहीं रहा है। सही है ना, तो ये सब लॉस, उसमें ये सब की दिक्कतें आ जाती है, अगर वो सही से स्टोर नहीं किया तो क्या करना चाहिए हमें, किस तरीके से स्टोर करना चाहिए? तो पहला है, एक बार फसल जब कट करते हो, सीधा उसके दाने निकालते नहीं है, उसको 1 हफ्ता धूप में रखते हैं, फ्रेश कटी हुई फसल को। क्यों? ताकि जो भी अंदर मॉइस्ट, अगर आपने मॉइस्ट तुरंत कट करके, जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी दिवाली पे हमने ग्वार की कटाई की थी, ठीक है। अब हुआ क्या कि कुछ दिन ही उसको रखा, फिर हमने सीधा कटा के साइड में रख के उसको विथ थ्रेसर उसके दाने बाहर निकाल दिए। ठीक है, अब तुम बात नहीं मानोगे, उसके जब दाने निकले ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट दाने। अब मशीन जब दाना निकालता है, जो जो भी दाना सॉफ्ट था वो सब कट, पूरा एकदम क्रश होकर बाहर निकल रहा है। फिर उसको प्रॉपर्ली सुखाया नहीं गया। तो 2-3 दिन आपको उसको रखो बाहर, लेट इट ड्राई। जितना भी अंदर मॉइस्चर है सब खत्म हो जाएगा, दाना एकदम जैसे आप सोचो, अगर आप गीला ही कपड़ा अगर सीधा रखोगे अलमारी में, तो क्या होगा, बदबू मारेगा ना, ऐसा होता है। तो उसको प्रॉपर ड्राई करो स्टोर करने से पहले। फिर मेंटेन द हाइजीन, आप उसको जहां भी स्टोर कर रहे हो, वहां पे कुछ भी, अगर मान लो कि आपने इस रूम में स्टोर किया है, तो अगर कोई क्रैक है वो सही करो। ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से फ्लोर को क्लीन कर लो, सील कर दो उस कमरे को, ताकि अंदर कम से कम चीजें एंटर कर पाए। ठीक है। थर्ड है फ्यूमिजेशन, मतलब उस रूम में है ना, छिड़काव करो दवाइयों का। पता है बारिश के मौसम में अपने इधर गलियों में, पता है, वो धुआं छिड़कने आते हैं ताकि मलेरिया नहीं हो। पता है, अलग अलग सोसाइटी में वो धुआं छिड़कते हैं, देखा होगा आपने। वो क्यों छिड़कते हैं? ताकि मच्छर ना हो। तो सेम उस रूम में से छिड़काव करो धुएं का, उससे क्या होता है, ये सारे जीवड़े मर जाते हैं। तो फ्यूमिगेशन यूज करो स्टोर करने से पहले। ठीक है। फिर स्टोरेज डिवाइस, खुले में स्टोर नहीं करना है, प्रॉपर बैग में कवर करो आपकी फसल को, और है ना, आपके बड़े कंटेनर में कवर करो और फिर उसको स्टोर करो। बात समझ में आई? तो ऐसा। तो अगर अपन प्रॉपर ड्राइंग करें उसको, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखें, प्रॉपर फ्यूमिगेशन यूज करें, और प्रॉपर स्टोरेज डिवाइस यूज करें, अगर हम ये टेक्निक अपनाएं, तो जो लॉस होने वाला है वो कम से कम होगा। देखो, यू कैन नॉट, लॉस जीरो नहीं होने वाला, लॉस तो हो गई, तो फिर भी कम से कम होगा। सोचो अगर हमने वही चीज कैस्टर को अगर खुले में रखा होता तो शायद ये 70-80 भी नहीं होता था।
ये 50-50 पे जाता था, धूप में बढ़ाया था। क्योंकि मैं बताता हूँ, एक समय बाद तो ये असर हो गया था कि जो 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 थे ना, जो उसके सीड थे, वो जब हम ऐसे दबाए ना तो फूट गया, अंदर खोखला, अंदर से पूरा खोखला हो गया था। बहुत से सीड तो ऐसे हो गए थे, तो अंदर से पूरे खोखले हो जाते हैं, जीवड़े उसको खा जाते हैं अंदर से, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, क्रॉप के बारे में सारे पॉइंट हो गए, स्टोरेज, वैरायटी कैसे इंप्रूव होती है, वो सब। ठीक है, अब बेटा अपने आता है इसमें ये सबसे, हाँ सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या था बेटा, क्रॉप। अपन को फूड रिसोर्स इंप्रूव करने हैं। ठीक है, फूड रिसोर्स में सबसे पहले अपन ध्यान ध्यान दिया था क्रॉप पे। क्रॉप को इंप्रूव करने के लिए हमें किन किन बातों ध्यान रखना है वो देख लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे फूड का सेकंड जरिया जो कि है एनिमल। एनिमल को लोग मिल्क और मीट इन दोनों के लिए यूज करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए भी एनिमल्स को यूज किया जाता है, हाँ के ना। ठीक है, सब सीधे बैठो, सीधे, सीधे बैठ, प्रॉपर तरीके से, नींद नहीं करनी है बेटा, आगे तो रखनी पड़ेगी ना, है आंसी, सामर्थ्य भी है, ऐसे नहीं होता। आगे खोल के बैठो, सुनो। ठीक है, और किताब में कुछ नहीं लिखा है, मैं कुछ, अरे यहाँ देख तू, सब कुछ यहाँ पे ही है। हाँ वहाँ वहाँ बहुत कुछ बकवास भी लिखी हुई है, ऐसे जेरे नहीं खाना है। ठीक है, सुनो यार, इंटरेस्ट लो, क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग करो तो नींद नहीं आएगी। तुम तो बैठे ही हूँ, कुछ तो हुआ है। साक्षी, है क्या रे, हम्म, नहीं ऐसा नहीं, तो फार्मर बनने की बुरी बात है क्या? मैं आपको एक बात बताऊं, कब कमाएगा? आज शाम को जब तुझे भूख लगी तो कमाएगा तेरे परिवार को जिंदा रखता है ये सोच। हर दिन, हर दिन ये पूरे ह्यूमन काइंड हर दिन, बिकॉज ऑफ दिस, इसके आपको नहीं बनना वो अलग चीज है ना, ऐसा भी है। पर ये टॉपिक क्यों दिया हुआ है पता है, कि मान लो कि कल आप में से कोई बच्चा जिसको इंटरेस्ट हो, जैसे कि मेरे भैया, है ना, उन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई की हुई है ना, कॉमर्स तक पढ़े हुए हैं, और आज वो खेती कर रहे हैं अच्छा खासा। तो ऐसा है कि भाई कल उठ के कोई खेती भी करेगा तो क्या उसको, ये है, स्टूड हैव सम नॉलेज, बेसिक नॉलेज। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, और प्लस हमें इससे एक क्या बोलते हैं, जनरल नॉलेज तो है ही है, उसके अलावा इसका एक और है, हमारे माइंड में ना एक अवेयरनेस है, साइंटिफिक एटीट्यूड की तरफ। क्यों? कि कल उठ के ये प्रॉब्लम और भयंकर होने वाली है, कि पॉपुलेशन यूं ही बढ़ने वाली है, और जो लैंड अंडर इरिगेशन है वो और उल्टा कम होने वाली है। तब तो और ज्यादा हमें टेक्निक डेवलप करने की जरूरत है, इंडिया में और हर जगह। ठीक है ना, ऐसा। चलो, तो अब सेकंड है एनिमल्स। एनिमल्स किस किस पर्पज के लिए यूज होते हैं? तो मिल्क, फिर फील्ड वर्क, मीट ऑपरेशन करने के लिए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है, ये अलग अलग यूज होते हैं एनिमल्स के। ठीक है, अ, ज्यादातर कैटल जो हम यहाँ पे यूज करते हैं इंडिया में वो है काऊ और बफेलो। काऊ का जो साइंटिफिक नेम है वो है बॉस इंडिकस, और बफेलो का है बॉस विबेलिस। नाम जोड़ जाए नहीं। तो अरे बेटा वो धीरे ऐसे बोलने से नहीं पता होगा, ऐसे मन से निकलते हैं। बेटा अब वो तो है ही है, मतलब वो ऐसे ऑटोमेटिक निकल जाता है बेटा। अरे वो तो होता है बेटा, किसी किसी का, किसी किसी का जल्दी होता है, किसी का लेट होता है यार। नहीं कुछ नहीं हुआ, अभी तो हो गया, धीरे धीरे से सब। अरे यार, कौन?
सोचो कैसा लगे नहीं। बॉस मेरे स्कूल आया है, तो क्लास में है ना, सोचो ऐसे कभी मेरे स्टेज पे भी ऐसे अनाउंस हो रहा है, द फर्स्ट प्राइज गोज टू बॉस निबेलिस। कैसा लगे नहीं। ओह, मतलब ये बॉस वर्ड तो एक रीमा के लिए सेट होता है यार, ये सबके यहाँ फीलिंग आती नहीं है। ये ओए रीमा, तुझे क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? हैं? अरे यार, क्या रही। ओके फाइन। अब सुनो बेटा, अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, जैसे कि एक है मिल्क एनिमल, जिस जो हम यूज करते हैं किसके लिए, मिल्क के लिए, ठीक है। और एक होता है ड्रॉट एनिमल, जिसको हम मिल्क के लिए तो नहीं, पर फॉर, जैसे कि बैल, ठीक है, फिर गधे, है ना, अच्छा, तो वो है ड्रॉट एनिमल, ठीक है। और बेटा एक बार आता है लैक्टेशन पीरियड। देखो सुनो बेटा, एक अगर कोई गाय है या भैंस है, मान लो कि उसने, उसका कोई एक बछड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस दिन से दूध देने लगेगी, और उसका एक टाइम होता है, तो उसके बाद वो दूध देना बंद कर देगी, फिर वो नेक्स्ट टाइम वापस से मिल्क तभी देगी जब उसको वापस से एक बछड़ा हो। तो द ड्यूरेशन फॉर विच इट गिव्स अस मिल्क, दैट time is known as lactation period. The period of milk production between the birth of the young one and the next pregnancy. तब तक का जो टाइम होगा लैक्टेशन पीरियड। बस समझ में आ गई, ऐसा होता है, ठीक है। आ, मैं आपको बता दूं कि जब गाय भैंस है, मान लो कि इनको कोई बछड़ा होने वाला है, ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में दे विल नॉट, उस पर्टिकुलर टाइम में दे विल नॉट प्रोड्यूस, दे कैन नॉट प्रोड्यूस मिल्क, इनकी बॉडी ऐसे ही बनी होती है, ठीक है, ऐसा होता है। नाउ अब ऐसा है कि तो हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, द रीजन इज, देखो, इंडिया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे गांव में हमारी ऐसे बहुत मतलब मेरे बचपन के फ्रेंड रहे हैं, थोड़े मुझसे बड़े हो, ठीक है ना, ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, पर 10th तक कोई पढ़े थे, ठीक है, फिर छोड़ दिया सब कुछ। अभी वो गांव में उन्होंने अपने अपने पास 15 से 20 ऐसे भैंस गाय भैंस रखी हुई है, खूब काम मेहनत वाला है, ठीक है ना, और उनकी पूरी फैमिली का सर्वाइव उसी पर डिपेंड करता है। इंडिया में से बहुत से लोग हैं, ठीक है। अब देखो दूध आराम से, प्योर मिल्क जो होता है वो आराम से 50 60 60 रुपए 70 रुपए लीटर जाता है, ठीक है। अगर आप दिन का 10 लीटर भी प्रोड्यूस करते हो तो ऑलमोस्ट आपकी इनकम होगी 600 रुपए। तो बहुत से परिवारों के लिए तो आज ये उनके हर दिन का क्या है, हर गांव में एक जानवरों का भी हॉस्पिटल होता है, जिसे बोलते हैं पशु चिकित्सालय। हर गांव में डॉक्टर रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि गांव में खेती के साथ में जो ये भैंस और गाय बकरी पालन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जरिया है पैसे कमाने का। और दूसरा इतना ही नहीं, ये हम जो भी मिल्क है, फिर हम जो भी शहर में कंज्यूम करते हैं, ये सब आता गाँव से ही है, गाँव से इकट्ठा होता है, फिर वो पहुंचता है अमूल के सेंटर पे, या जो भी सागर सागर डेयरी सेंटर पे पहुंचता है, वहां पे वो रिफाइंड होता है, पैकेजिंग होती है, फिर वो हम तक पहुंचता है, फिर और भी सारे मिल्क के प्रोडक्ट बनते हैं, यस और नो, चीज हो गया, बटर हो गया, दही हो गया, है ना, पनीर, तो इतने सारे, और फिर आइसक्रीम है, फिर मिल्क का यूज बिस्किट में भी होता है, बिस्किट में भी होता है, तो बहुत जगह है जहाँ पे इसका यूज हो रहा है, राइट है, बहुत सारी मेडिसिन में इसका यूज होता है, तो मिल्क प्रोडक्शन है जरूरी भी है, राइट है। तो जो एनिमल है उनकी भी हेल्थ को देखना पड़ता है। तो जब भी हम किसी एनिमल को कहीं भी रखें, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्लीनलीनेस, और साफ सफाई होनी चाहिए, ठीक है। रूफ एक बढ़िया शेल्टर होना चाहिए, कि आपने खुले में, मैं बता दूं आपको, अभी रिसेंटली हमारी जो भैंस है उसको बछड़ा होगा, ठीक है, तो क्या हुआ कि भूल से यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, वो 1 2 घंटे के लिए धूप में रह गया वो, ठीक है, और उसमें धूप तो ज्यादा थी, खत्म हो गया ना, मर गया वो। प्रॉपर शेल्टर देना पड़ता है। हम ऐसा पहले नहीं हुआ, पर इस बार मुझे क्या, वो धूप की वजह से मर गया। तो आप समझ रहे हो ना, तो प्रॉपर शेल्टर चाहिए, क्या पता
क्या पता वो धूप की वजह से कुछ और भी कारण रहा हो, शायद धूप के अलावा भी, पर शेल्टर चाहिए उनको। ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन, बारिश से भी प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको कि गाय हुई, भैंस हुई, इनको बारिश में, आप देखना कभी भी अगर बारिश होगी ना, तो ये दे विल ट्राई टू फाइंड अ शेड, कि कहीं वो पेड़ के नीचे आ जाए। इनको, और आपने देखा होगा ये बिल्कुल दुबक के खड़े रह जाते हैं एकदम से सड़क के किनारे। इनकी बॉडी को बहुत हार्म पहुंचता है ना, बहुत से गाय तो मर भी जाते हैं इसमें, कड़क बारिश में वैसा। ठीक है, तो एक प्रॉपर शेल्टर चाहिए, रूफ। फिर सबसे इनको पता है मजा कब आता है, जब इनकी बॉडी पे ऐसे पता है इनको अपने ना खुजली आती है, मिट्टी मिट्टी खुजली आती है ऐसा, तो इनकी बॉडी पे प्रॉपर ब्रशिंग। आप बात नहीं मानोगे, इसराइल में, फॉरेन कंट्री में जो लोग ये करते हैं कैटल फार्मिंग, उन्होंने अपने ना फार्म पे ऐसे बड़े बड़े ऐसे वो ब्रश लगा रखे हैं। ठीक है, ऐसे दो ब्रश है, और मतलब सीक्वेंस में समझाता हूँ आपको। ऐसे ऐसे दो ब्रश, ऐसे दो रोटेट करने वाले पहिए हैं, उनके बीच में से वो दाते हैं ब्रश के। ठीक है, ऐसे, और कम जगह है, और गाय उससे जाती है बीच में से, तो उससे एकदम एकदम गुदगुदी होती है। हाँ, और दे फील हैप्पी, वो बार बार जाती है तो मजा आता है। ठीक है, फिर ऐसे दीवार पे एक बड़ा सा लगाया होगा ब्रश, और वो बड़ा स्टिल घिसेगी तो मजा आता है ऐसे। दे विल हैप्पी, और जितना आपका पशु खुश है, वो उतना उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है। यस, ये तो सीधी बात है, एविडेंट। आप उसको बढ़िया खाने को उसको खुश रखो, उसका मिल्क प्रोडक्शन आपका दुगना तिगना हो जाएगा। और जितना वो बेचारा भुग देगा ऐसे गरीबी में जिएगा, उसकी बात होती लगी, उतना उसका प्रोडक्शन कम होगा। ऐसा है। तो प्रॉपर उनकी ब्रशिंग होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, अब जैसे सीधी बात है, वो बेटा ऐसा नहीं कि वो हमको पूछेंगे हाँ वॉशरूम आया, वॉशरूम जाना से होता नहीं है, वो तो जहाँ खड़े हैं वहीं सब कुछ, है ना। ना बेटा ना उनको डायपर होते हैं, है कि नहीं है। कभी देखा है कि गाय डायपर लगा के घूम रही है? एक बार ऐसे आंटी ने प्लानिंग किया था कि मैं ऐसे ढोर पालूंगी, उनके लिए बड़े बड़े डायपर लाऊंगी। तो फटाफट ऐसे डायपर मिलने में तो चाहिए ना, डायपर ही नहीं मिले। ये क्या भी देखे, ये तो छोटा है और बड़ा चाहिए, तो क्या बच्चा है कि जानवर है, ये जानवर है। ओके, आप सुनो, तो आपको उसको जहां भी रखो वहां पे जो फ्लोर हो वो थोड़ा कैसा होना चाहिए, टेढ़ा, ताकि अगर वो कोई यूरिनेट कर रही, पेशाब कर रही है, तो वो वहां इकट्ठा ना हो। वो स्लोप हो, फिर नालियां हो बीच में, है ना, वहां से वो सीधा आ जाए गटर में चले जाए, तो प्रॉपर साफ सफाई होनी चाहिए। फिर फूड, उनको प्रॉपर फूड देना। फूड में देखो अलग अलग फूड होते हैं। एक, द फूड विच कंटेन मोर प्रोटीन, वो फूड दो। चारा जो होता है, हरा चारा हो गया। फिर वो फूड, सूखा चारा जिसे रफेज बोलते हैं, उसमें बहुत सारा फाइबर होता है, तो इनको सूखा चारा भी चाहिए, है ना, जिसमें बहुत सारा फाइबर होता है। इनको बहुत सारा प्रोटीन वाला चारा चाहिए। फिर इसके अलावा इनको और भी चाहिए माइक्रो न्यूट्रिएंट, ताकि मिल्क प्रोडक्शन, मतलब इन शॉर्ट अच्छा खाना, तो जिसमें सूखा चारा, फिर हरा चारा, और प्लस आजकल मार्केट में है ना इनके लिए अलग से कुछ, पता है, ये पता है हमारे घर पे ये ममरे वाले आते हैं, ऐसे इनके लिए भी आते हैं, वो ममरे नहीं होते वो। मैं चलो उठ के बेटा साहब है, साक्षी बोल गया ममरे खाते चलो। बेटा उसमें लिखा था पशु आहार, पशुओं का आहार है, तो पशु है, हाँ, वो तो बेटा पक्षी है। ठीक है, तो उसमें लिखा होता है पशु आहार। ठीक है, हाँ। क्या खाएगी, लड़के खाएगी? अच्छा, राक्षस बन रही है तो, दूसरी एडम्बा आ गया हमारे सामने। अच्छा, पढ़ के मतलब तू पशु आहार खाएगी? हाँ तो म, मतलब पहले मैथ पढ़ेगी, फिर पशु आहार खाएगी। कौन से पैकेट में पढ़ेगी? अब सुनो, जिस तरीके से हमको होती है डिजीज, एनिमल्स को भी डिजीज होती है। ठीक है, तो जो बेटा डिजीज है उनसे भी इनको करना पड़ेगा प्रोटेक्शन। ठीक है, यहाँ देखो, डिजीज कैन कॉज डेथ एंड और कैन रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। जब भी कोई गाय या भैंस बीमार पड़ती है, उसका सबसे पहला असर होता है कि वो आपको दूध देना बंद कर देगी। सीधी बात है, यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो, जो भी, एक तो पता है सबसे मेन जो उसको खतरा होता है वो होता है पैरासाइट। आपने बहुत बार देखा था, बहुत सारे जीवड़े उड़ते रहते हैं गाय भैंसों के, वो वो
वो हटाने पड़ेंगे, रेगुलर उनकी क्लीनिंग करनी पड़ती है उसके लिए। ठीक है। फिर है कुछ ऐसे पैरासाइट जो उनकी स्किन के अंदर रहते हैं, उससे उनको होती है स्किन डिजीज, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसकी दवाइयां आती है। ठीक है। फिर उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे होते हैं वॉर्म्स, है ना, पता है हम बोलते हैं ना पेट के कीड़े बोलते हैं, इंसानों में बोलते हैं, ऐसे उसके अंदर भी होते हैं। इन सब की दवाइयां आती है। इसलिए गांव में आपको पशु मिलेंगे चिकित्सालय, रेगुलर इंटरवल पे वो आते हैं, आपको देंगे दवाई, बोलेंगे कि कल आप जब उसको डालो ना चारा, उस चारे के अंदर ये दो दिन डाल देना गोलियां, वो तो खा जाती है। फिर अंदर गया सब ऑटोमेटिक क्लीन, ऐसा। ठीक है ना। तो नहीं बेटा, फेफड़े के साथ में बात नहीं होती थी, है ना, कि कल उठ के तू एक नया बिजनेस बनाए कि गाय भैंस को दवाई देंगे, उसके फेफड़े आएंगे, दवाई वापस से ले लेंगे, जो वापस से बेचेंगे। हाँ बेटा, ऐसा नहीं करना। हाँ? क्या है साक्षी, क्या मगती है तू। नहीं, घूमते तो है। घूम घूम ओए तो मक्खी तो तेरा फेवरेट आहार है क्या कर दिया। बस क्यों क्यों मैं पूछे बोलो ये किसका है, क्या पता वो किसी बैठ के आया हो, ढोल पे बैठ के आया हो तो। नहीं, थोड़ा अलग भी होता है क्या रे, बात कर रही है कोई। चलो, कोई नहीं, कोई नहीं बेटा, हर पीली चीज सोना नहीं होती है, कुछ और भी होता है, मेरी बात समझ। ओके चलो, पोल्ट्री फार्मिंग, ये जुड़ा हुआ है किससे, मुर्गियों से। ठीक है। तो देखो, दे आर द सोर्स ऑफ टू थिंग्स, एग्स एंड मीट। ठीक है। और हम जानते हैं कि इससे क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, बहुत से लोग कंज्यूम करते ही हैं, है ना। अब देखो बेटा, दो तरह के होते हैं, hen, दो दो वैरायटी होती है, एक होता है ब्रॉयलर, एक होता है लेयर्स। व्हाट आर ब्रॉयलर्स? दे आर द बर्ड ग्रोन फॉर मीट, जिनको मीट के लिए उगाया जाता है, वो कहलाते हैं ब्रॉयलर। ठीक है, मतलब उनको, है ना, उनका पर्पस सिर्फ ये है कि बड़े होके खत्म ही होना, उनको कटना ही है एक दिन। ठीक है। दे कैन बी यूज, और देखो पता है क्यों होता है, एक ऐसी प्रजाति है ब्रॉयलर जो 6 से 8 हफ्तों में इट कैन बिकम फुल एडल्ट। ठीक है। और आप बात नहीं मानोगे, ह्यूज डिमांड में है चिकन मार्केट में। ठीक है, बहुत लोग डेली कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे लोग। हाँ, तू खाती है? नहीं। हाँ, ब्रॉयलर चिकन मतलब ब्रॉयलर हो गया आपको। ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इतनी डिमांड है तो सप्लाई सप्लाई करनी पड़ेगी। तो कोई ऐसा ही चाहिए जो, देखो, मेहमान होता है कि भाई अपन नहीं खाते हैं, पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन खाती है, उसके लिए फूड है, राइट है, तो उसका भी तो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए ये ब्रॉयलर यूज होते हैं। फिर एग के लिए लेयर यूज होते हैं। ठीक है। सो बर्ड ग्रोन फॉर ऑब्टेनिंग एग्स आर नोन एज लेयर्स। इट कैन बी यूज्ड आफ्टर 20 वीक्स आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी हैज बीन अटेन्ड अटेम्प्ट टू ले द एग। तो 20 हफ्तों बाद जो होता है लेयर वाला, जो मुर्गी होती है बड़ी हो जाती है, फिर वो अंडे देने लायक हो जाती है, फिर उसको अंडों के लिए यूज करते हैं। इसका अब ये जो ना फीड बेटा आजकल बहुत बहुत चल रहा है उसमें, लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी चल रहा है। रीजन क्या हो रहा है पता है, जो ये होता है ना ब्रॉयलर होते हैं, नॉर्मली दे टेक 6 to 8 वीक टाइम दिया हुआ है। आजकल ऐसे इंजेक्शन आ गए हैं, थोड़ा बड़ा हुआ हमारा इंजेक्शन 2 हफ्ते में तो खुल जाता है। हाँ, इतना नहीं बेटा, फूलना मतलब उसका, अरे वो हाथ हो गया भाई गलती से यार। बेटा अक्सर पैक मारे तो बैटिंग में वो होता है, इसलिए सब सब मालूम है इसको। अब सुन, तो एक तो ये दिक्कत है, तो ये बेटा बिल्कुल इट इज टोटली अनएथिकल। तो ठीक है, क्या करे, होता है। दूसरा क्या होता है पता है, जो ये लेयर्स यूज होते हैं एग में, आप बात नहीं मानोगे, इनकी तो हालत इतनी खराब है। नॉर्मली जो मुर्गी होती है ना, इट टेक टाइम कि वो आज अंडे दिए तो 15-20 दिन लगेंगे। ऐसे इंजेक्शन आ गए हैं। ठीक है। इंजेक्शन मारते हो हर दिन, उसके देखो, आखिर में वो फीमेल राइट है, उसके अंदर ओवरीज है, ओवरीज के अंदर ओवम है, ओवम ही एग बनता है।
हर फिक्स टाइम बाद कुछ ओवम रिलीज होते हैं और फिर वो एग बन जाते हैं। एक फिक्स प्रोसेस है नेचर का। ऐसे इंजेक्शन देते हैं कि ओवरीज मजबूर हो जाती है जल्दी से ओवम प्रोड्यूस करने में। प्रोड्यूस हुआ, एग निकला, वापस इंजेक्शन दिया, प्रोड्यूस हुआ। अब समझो, एक बार जब ओवम प्रोड्यूस होता है उसकी बॉडी का बहुत सारा एनर्जी होता है, होता है उसमें यूज। आप बात नहीं मानोगे, लेयर जब वो किसी काम का नहीं रहता ना, वो बिल्कुल सूखा पापड़ जैसी हो जाता है, बालों को फेंक देता है उसको, कट करके किसी, है ना, जानवर को फेंक देता है। इतनी बुरी हालत होती है। यस, मतलब एकदम से आप सोचो, मतलब फोर्सफुली सब कुछ हो रहा है, तो वो भी गलत है, ठीक है ना। इसके खिलाफ बहुत चल भी रहे प्रोटेस्ट, पर ठीक है, अब चल ही रहा, क्या करे इसको, कौन रोकेगा इसको। डिमांड ही इतनी है। अब ऐसा है, फिर अच्छा, इसमें हमें और क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए इस चीजों में, ठीक है। और देखो, मैं बता दूं आपको, अ, लोग मुर्गी पालन करते हैं, आपने सुना होगा, बहुत बड़े, जैसे कि राजस्थान में आपको बहुत बड़े बड़े मुर्गी फार्म मिलेंगे। उसमें ना हजारों, 10,000, 20,000 मुर्गियां हैं। हर दिन का होता है एग प्रोडक्शन, ठीक है। और वो पूरे इंडिया में बिकते हैं। हर दिन के थाउजेंड्स ऑफ एग, लाखों एग बिकते, वो बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। अच्छा सोच पैसा कमाएंगे, बुरी बात नहीं है। पर जो जो बिल्कुल अनएथिकल वे है, वो रुकना चाहिए, है ना। जिस तरीके से आप, है ना, सुइयां पे सुइयां दे रहे हो और प्रोड्यूस कर रहे हो, वो गलत है ना, ऐसा होता है। अब इसमें क्या क्या बात ध्यान रखना पड़ेगा, तो जो चिक, वो जो भी वो चूजा निकले, वो अच्छी क्वालिटी का हो, एक वो है। लो मेंटेनेंस आए। सबसे बड़ा पता है, सबसे बड़ा पता है कब का खर्चा क्या आता है इसमें, वो चारे का, इनको चारा एनी टाइम चाहिए, और दवाइयों का। क्योंकि मुर्गियां क्या है, बहुत पास में रहती है, तो इनमें बीमारियां बहुत जल्दी फैल सकती है। तो उसको ध्यान रखना पड़ता है हमें, ठीक है ना। फिर ब्रीडिंग इज डन टू प्रोड्यूस ड्वार्फ पॉपुलेशन, ठीक है, ब्रीडिंग कॉस्ट, इसमें तो लिखा हुआ है, फीडिंग कॉस्ट सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें ध्यान ध्यान रखना, ब्रॉयलर यूज होते हैं मीट के लिए, लेयर यूज होते हैं किसके लिए, एग के लिए, बस ये मेन है इसमें, ठीक है ना। फिर अपने फिश के बारे में आया, पर फिश के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में ही कर लेंगे, ठीक है ना। सो अभी टाइम क्या हुआ है, ठीक है, होमवर्क डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद मैम क्या स्टार्ट करेंगे साइंस में, तो भी एक बार पूछ लेना, क्योंकि अभी अपना नेक्स्ट थर्सडे और फ्राइडे होता है। तो होपफुली अब तो अपना केमिस्ट्री बचा और क्या बचा, फिजिक्स, दो ही बचे, ठीक है ना। फिजिक्स में हमने 3 चैप्टर बाकी है। वो लगा था फेविक्विक ऐसे साइड में, तो उसे हो जाएगा। होमवर्क किया है क्या, नहीं किया है? नहीं किया, क्यों? होमवर्क किस तरीके से नहीं हैंडल करो, किस किसने किया है, कहाँ किया है, दिखा। जैनिस बेटा, आवाज आ रही है, होमवर्क किया है? रीमा, फोटो भेज। वैसे तू काम करती है, इशू नहीं है, पर काम क्यों नहीं किया भाई, सो गए थे तो 1 बजे तो सोई, 5 बजे तो सोए थे फिर, भाई 3 बजे तो उठ गए होंगे ना। 3 बजे सोए थे, तो 3 बजे तो स्कूल से 1 बजे पहुंचे, खाना खाया, तो हमने 2-3 क्वेश्चन कर लेते, स्कूल में 2-3 क्वेश्चन कर लेते। देखो, अब से 5 क्वेश्चन ऐसे किया करो तो तुमको बर्डन नहीं बढ़ेगा। देखो, सबसे सिंपल तरीका रखते हैं। अब से मैं क्या करूंगा, 2 दिन का होमवर्क भेजूंगा एडवांस में, ठीक है। 2 क्वेश्चन पहले से लिख दो, सुबह 2 क्वेश्चन लिखे स्कूल में, अपने को फुल डीप में तो करने नहीं है। अब उसे वो अपन क्यों कर रहे हैं, रिवीजन के लिए। किसके लिए कर रहे हैं, फॉर रिवीजन पर्पज। हमारा एक ही पर्पज है, रिवीजन हो, हमारा जो हमने पहले पढ़ लिया है वही बना भूले, और जो नया पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर नया, जैसे कि चैप्टर 7 हो चुका है और चैप्टर 8 चल रहा है, तो चैप्टर 8 चल रहा है तो 7 नहीं भूलना है, तो उसके क्वेश्चन चलते रहेंगे। तो बस वो रिवीजन के लिए चल रहा है। अब इसमें क्या, तुम क्या करोगे, मतलब तुमने कहा ये मुझे आता है अच्छे से, तो फट 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 शॉर्ट में निपटाया, आंसर आ गया, ठीक, खत्म। तो वो बस एक बार रिवाइज हो गया, तो डीप में नहीं गए। आपको मान लो चैप्टर चैप्टर 7 में क्वेश्चन दो, वो मुझे आता ही नहीं, तो फिर डीप में नहीं करना कि गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो, डायग्राम बनाओ, सब नहीं। अगर तो आता है, नहीं आता है तो सॉल्यूशन देख लो, यहाँ पे यहाँ देख लेना। अगर आता है, सीधा सीधा करो, ट्रायंगल फलाना, इसमें ए पी इज इक्वल टू ये,
बाय एस ए एस, फटफट हो गया था। एस प्रैक्टिस करते समय एस गिवन विवन से लिखने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है एग्जाम में क्या लिखना है, बस वो एग्जाम लिख के आ जाना, उसके अगर टाइम बचेगा तो विद इन 20 मिनट 15 मिनट आपका 5 काम खत्म हो जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा। समझे? आप क्या करते हो, आपने ये सोचा कि हम फिर साथ में करेंगे, वो फिर टाइम कंज्यूम होता है। और दूसरा उसमें भी आप डीप में लिखते हो एकदम पूरा, नहीं नहीं इसको तो टाइम पास तौर पे करना है कि बस माइंड में निकल गया, हाँ इसमें हो गया मेरा, बस मुझे आ गया कंसेप्ट, मैं भूल ही नहीं। इस तरीके से करोगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, टाल के रखोगे तो फिर वो